चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का एक चैप्टर है, ठीक है ना, उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। हिंदी का ये चैप्टर है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित चैप्टर संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने पटना में इस भाषण को दिए थे। यानी भाषण का एक अंश है, भाषण का एक कड़ी है, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन है, ठीक है ना। इनके बारे में जानने के बाद हम लोग इस भाषण का जो सारांश होगा, जो मुख्य चीज़ें होगा, उस सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले बेटर रहेगा कि आप बुक को पहले एक बार पढ़ लीजिए, तब इस वीडियोज को देखिए, जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लेखक परिचय यानी लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन जो है, इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान, ये लेखक का जन्म स्थान सिताब दियरा एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहीं जो इनका जन्म हुआ था। सिताब दियरा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार सारण जिला में फैला हुआ है ये जगह, ठीक है। इनके माता पिता की अगर बात करते हैं तो इनकी माता का नाम फूलरानी तथा पिता का नाम हर्षुदयाल था। मैं एक चीज़ बता दूं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो है बाउल है। बचपन का नाम क्या है इनका? बचपन में इनका नाम था बाउल, ठीक है ना। एक नंबरिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एक नंबरिया में पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था बाउल था और ये बड़े होने पर अपने जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनकी शिक्षा यानी इनकी शिक्षा कौन कौन है, इन्होंने कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की। तो जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, यानी अपने शुरुआती शिक्षा जो है ये अपने घर पर ही किए, घर पर ही रहकर किए। आगे की शिक्षा के लिए वे पटना के कॉलेजिएट गए, यानी आगे की जो पढ़ाई करना था सो पटना के कॉलेजिएट कॉलेज से किए, ठीक है ना। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अमेरिका गए थे, ठीक है ना। और माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए, यानी इनकी पीएचडी की जो पढ़ाई है सो अधूरी रह गई, क्योंकि इनकी माँ की तबीयत जो था काफ़ी ख़राब रहता था। इसी कारण जो है इनकी पीएचडी की पढ़ाई जो है अधूरा रह गया, ठीक है। चलिए सबसे मुख्य चीज़ हम लोग जानेंगे इनका राजनीतिक जीवन, यानी जेपी जी का राजनीति में कैसी पैठ थी, राजनीतिक में इन्होंने किस तरह के मतलब कि भावों को जाहिर किया है, इस सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। यानी राजनीति में इनका जीवन कब कब और कहाँ कहाँ इन्होंने राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है, सो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले 1929 में एक कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि जब ये अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरा करके जब आए तो अपने भारत में एक ही पार्टियां थीं, सिर्फ कांग्रेस थी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए 1929 में, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गए। आप जानते हैं कि 1932 में गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान ये जेल चले गए, ठीक है। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट जो होता है, यहाँ पे आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे, सोशलिस्ट यानी यहाँ पे सामाजिक मतलब कि पार्टियों का गठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद 1939 से 1943 में पुनः जेल गए। ये 2 बार जेल गए हैं, 1939 में गए और फिर वे 1943
1943 में भी जेल गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो 1952 में जो है 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। ठीक है, अपनी एक पार्टी बनाई क्योंकि ये कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है ना, हम आगे बताएंगे कि इन्होंने कांग्रेस से अलग क्यों हुआ, कैसे इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, इस सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, यानी एक आंदोलन हुआ था जो 1954 में, जो विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, 1954 में ये जुड़े। उसके बाद 1974 में आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए 1974 में इन्होंने यही आंदोलन जो है ना, आपको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे छात्र आंदोलन जो हुआ था, छात्र आंदोलन के नेता हैं। ठीक है ना, तो 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने ही किया था 1974 में। ठीक है, चलिए, आपातकाल के दौरान ये जेल भी गए, यानी देश में आपातकाल की स्थिति थी जिसके कारण ये कई बार जेल गए, और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के दिशा निर्देश में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी आप जो जान रहे हैं, राजनीति का बहुत बड़ा एक पार्टी है, राजनीतिक दल का भारतीय जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी का गठन इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। ठीक है, तो ये रहा इनकी राजनीति में जो इनकी जीवन था, राजनीति में इन्होंने अपने जीवन कैसे बिताया। अब हम आगे चलते हैं, इनकी कृतियाँ के बारे में जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। ठीक है, तो कृतियाँ हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। ठीक है ना, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि सम्मान की, तो इनको सम्मान जो प्राप्त हुआ है, समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, यानी मैग्सेसे सम्मान दिया गया जो 1965 में इनको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यानी समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान दिया गया जो 1965 में दिया गया, और इसको अगला सम्मान 1998 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि भारत रत्न जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल प्राइज़। ठीक है ना, तो हम लोग कुल मिलाकर के जो हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में सारी चीज़ों को हम जान गए हैं, उनके इंट्रोडक्शन, उनके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आज जो है भाषण जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो भाषण लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ का सारांश। ठीक है ना, इस पाठ का सारांश हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पाठ का सारांश जो है आपको संपूर्ण क्रांति का सारांश हम लोग जानेंगे। सारांश कहने का मतलब है इसकी मुख्य चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो प्रस्तुत पाठ जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित किया गया है, यानी जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति भाषण का एक अंश है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। ठीक है ना, निबंध है, लेख है, भाषण है कि कहानी है, तो ये भाषण का अंश है जिससे उन्हें, यानी इस भाषण को जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। आपको ये भाषण जो है जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान की भूमि पर इस भाषण को दिए थे। ठीक है, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्त पटना में प्रकाशित है। ठीक है ना, इसका संपूर्ण भाषण की जो पुस्तिका है सो आपको पटना में प्रकाशित हैं। और भाषण को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित थे, यानी अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से लोग वहाँ पे उपस्थित थे। किनका भाषण सुनने के लिए? तो जयप्रकाश नारायण की भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि एक ऐसे नेता थे, ये नाम की नेता नहीं, ये काम की नेता थे। बहुत से नेता ऐसे होते हैं सो मतलब कि अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए मतलब कि राजनीतिक पार्टियां में आते हैं, लेकिन इनका जो साफ इनका जो उद्देश्य था वो जनता को हित में था। ठीक है ना।
तो इनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भी आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला अधिक था। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो हैं छात्र दल का आंदोलन किए थे और एक छात्रों के नेता हैं, तो युवा लोग थे जो थे उनका भी मतलब कि बोलबाला था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो जब राजनीति में आए तो उस समय देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी ख़राब थी, और वे युवाओं को सहारा लिए और स्टूडेंटों के पास कॉलेजों में जाकर के विद्यार्थियों को एक साथ जुड़े और उनका सहारा लेकर इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पे नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, भाषण में वे कहते हैं कि अगर आज दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, ठीक है ना, अगर वो लोग होते तो आज जो है तो कविता भारत में नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करते, ठीक है ना। वे कहते हैं कि अगर वो लोग आज होते तो आज जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का हमें कुछ निजात होता, हमें कुछ इसका राहत मिलता। लेकिन आज से हमारे बीच नहीं हैं ये लोग, हमारे बीच नहीं हैं। जेपी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया, यानी ये जिम्मेदारी जो हमें मिला है इस जिम्मेदारी को मैंने मांगा नहीं, इस जिम्मेदारी को हमें खुद सौंपा गया, खुद हमको दिया गया, क्योंकि ये जिम्मेदारी के लायक मैं था, इसलिए लोगों ने, जनता ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपा कि आप इस राज्य को चलाइए, इस राज्य का भविष्य आपके हाथों में है, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई, यानी ये जिम्मेदारी जो था युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं बात तो सबका सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि मतलब कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं नाम के लिए नेता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सबकी बातों को सुनूंगा, लेकिन मैं वही करूँगा जो अच्छा होगा, जो सबके हित के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है हम लोग कंप्लीट किए। चलिए हम लोग सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण जो हैं, लेखक जो हैं अपने परिवार की गरीबी के बावजूद, लेखक अपने परिवार इनका बहुत गरीब था, उतना धनी मनी नहीं था कि इनको बढ़िया से अच्छा शिक्षा दीक्षा दे सके, ठीक है ना। फिर भी परिवार गरीबी के बावजूद भी अमेरिका में अपने बलबूते पढ़ाई की। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे तो अपने बलबूते गए थे, यानी अपने भरोसा पर गए थे। इन्होंने अमेरिका में कैसे पढ़ाई की, कैसे अपने मतलब की पढ़ाई भी करते थे और वहाँ पे एक काम भी करते थे, यानी अपना पढ़ाई का खर्च वे खुद संभालते थे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में दी गई है, सो आप एक पे ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मुख्य चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। वापस से आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से जब आए तो वे आकर के कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है ना। कांग्रेस में शामिल इसलिए हो गए कि अमेरिका वाले लोग कहते थे कि जिस देश के लोग गुलाम होते हैं वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार होती है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे आए और कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक पार्टियाँ थी, ठीक है ना। उसके बाद जयप्रकाश बाबू को मिलने बहुत सारे नेता आते थे, यानी जयप्रकाश नारायण से मिलने जो है बहुत सारे नेता लोग आते थे और अपना विचार रखते थे, राजनीति का पाठ इनको पढ़ाते थे। सब लोग तरह तरह के उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी, तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बहुत सारे नेता लोग जयप्रकाश नारायण से मिलने आते थे और वो लोग राजनीतिक यानी लोकतंत्र का मंत्र उन्हें देते थे, ठीक है ना। आप जानते हैं राजनीति कितना अच्छा शब्द है, लेकिन जो राजनेता होते हैं सो इस राजनीति को कचरा बना देते हैं, गंदा बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनको मंत्र देते थे, उनको सिखाते थे कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा बेटर रहेगा। देखिए वही नेता दूसरी तरफ लोगों को जुलूस करने से रोकता है। वही नेता बोलते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, लेकिन फिर वही नेता क्या करता है, जुलूस निकालने पर आपको रोकता है।
यहाँ पे सॉरी लेखा हो गया है दोस्तों, यहाँ पे लेखक है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। तो यहाँ पे जेपी कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल देते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि लोग अपने अधिकार के लिए, जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, अपने हक के लिए लड़े, तो वही नेता दूसरी तरफ मतलब कि उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति अपने देश की राजनीति की है। ठीक है ना, उस समय की है। उस समय देश में एक बहुत बड़ी भूखमरी, अकाल की स्थिति आई हुई थी, जिसके कारण मतलब कि जेपी को लोगों ने अपना नेता बनाया। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। अगला पैराग्राफ, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी जी का मेल मिलाप कराना चाहते थे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो नेता थी ना, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। और लेखक के जो यहाँ पे जेपी के जो मित्र थे वो इंदिरा गांधी से मेल मिलाप कराना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि जेपी जो हैं इंदिरा गांधी से मिल जाएं और हमारे साथ मिल करके ये काम करें। ठीक है ना, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि अगर ये अलग रहेंगे तो हम लोगों का ये विरोध करेंगे और इनके साथ सारी जनता हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए वे अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। वे कहते हैं कि इंदिरा गांधी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि हमारा झगड़ा तो गलत नीतियों से है। यानी हमको झगड़ा गलत नीति से है। जो लोग जनता के साथ गलत करते हैं, गद्दारी करते हैं, झगड़ा हमको उनसे है। ठीक है ना। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू की आलोचना की। देखिए नेहरू यानी पंडित नेहरू और बापू की आलोचना जो है लेखक ने कितने बार, बहुत बार किए हैं। क्योंकि आलोचना उनकी इसलिए करते हैं, देखिए जेपी के सिद्धांत के मतलब जेपी जो काम करते थे जनता के लिए करते थे, जनता की भलाई के लिए करते थे। अगर उनके बातों को कुछ लोग समर्थन करते थे तो कुछ लोग उनका विरोध करते थे। इसलिए मतलब कि जेपी ने बापू और नेहरू की आलोचना भी करते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजनीति में जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। ठीक है ना, सरकार की गलत नीति से भ्रष्टाचार बढ़ती है। अगर सरकार की नीति सही रहे तो भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चुनाव हो गया है, यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे चुनाव होगा। ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है तो कोई भी राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार होते हैं वे आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं होती है कि वो अपने चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है ना। और आज लोकतंत्र में जनता को इतना अधिक खर्च कर देते हैं। इस खर्च को भरपाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन में, जब चुनाव में पैसा खर्च हो जाते हैं तो उस पैसे को भरपाई करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग घूसखोरी, तस्करी, ये सब की मतलब कि क्या करते हैं, धंधा करते हैं, जिसको वजह से आम जनता को इसका काफ़ी मतलब कि सामना करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि आज का जो लोकतंत्र है सिर्फ जनता को वोट देना है। आप वोट दीजिए, उसके बाद जो है चुनाव के बाद प्रतिनिधि पर जनता का कोई अंकुश, कोई दबाव नहीं रहता है। लेकिन वही जो विकसित देश हैं वहाँ पे मतलब कि चुनाव के बाद जनता जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर वे दबाव बनाते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। यही सब कारण है जिसकी वजह से आज जो हैं जेपी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेखक के अनुसार अन्य देशों में श्रेष्ठ तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का भाषण मंत्र मुक्त करने वाला था। तो
तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अन्य देशों में जो है प्रतिनिधि पर अंकुश लगाई जाती है, जो प्रतिनिधि जीतते हैं उन पर अंकुश लगाया जाता है, उन पर दबाव बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में इस सब का अभाव है। और जयप्रकाश नारायण जी का जो भाषण है ये मंत्र मुक्त करने वाला भाषण है, क्योंकि ये एक ऐसी भाषण है जिसको मतलब सुनने के बाद हमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, सारी चीज़ें साफ साफ हो जाती है कि हमारे देश में पहले राजनीतिक व्यवस्था कितनी गड़बड़ थी। ठीक है ना। तो ये जो था हम लोग जयप्रकाश नारायण का जो चैप्टर संपूर्ण क्रांति है सो हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो आते हैं अगले वीडियो में। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियोज मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसको भी जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।